morning, students. Today we discuss about the genomics as regarding to method under that genomic as the HGP. So what is mean as first the genomics? Genomics. So it is a branch of science. It is the branch of science which can be just imagination is there, which can be just studied is about just referred as to be one ideal base study of and genes. अगर एक आइडियल बेस सोचते इसके बारे में तो ये एक साइंस का ब्रांच और शायद इसमें जीन्स के बारे में स्टडी की जाती है. चलो जीनोमिक्स तो कहाँ से वर्ड आया होगा? फ्रॉम द जीन्स, राइट? ओके, तो जीन्स से अगर ये वर्ड आया है तो कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई स्टडी की जाती तो रिगार्डिंग टू जीन्स ही स्टडी की जाती होगी. ओके, लेटर ऑन मे भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडर दैट एज जीनोमिक्स. व्हाट इज द जीनोम? जीनोम से ही वर्ड रेफर हुआ है, वर्ड ऑर्गेनाइज्ड हुआ है जीनोमिक्स. तो सबसे पहले जीनोम क्या है? सो वी हैव टू नो दैट एवरी लिविंग बीइंग व्हिच कैन बी born from or maybe the just organized from a number of the genes, and such a number of the genes which can be present on a chromosomes, and chromosomes conclusively known as to be the DNA or the genetic material. हमारी दुनिया का हर कोई जो लिविंग है वो लिविंग किससे जन्म लेता है? जीन से. जीन ही उसे बनाता है. जीन्स कहाँ होते हैं? हमने कहा है क्रोमोसोम्स पर होती होगी, और यही जो भी एक डिसाइडेड नंबर ऑफ जीन्स डिसाइडेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू स्पीसीज नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो कंक्लूड किए जाते हैं, एक साथ काउंट किए जाते हैं. एक तो डीएनए, अदरवाइज इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल. यानी एक तो उसका वो डीएनए माना जाता है या उसके कौन माने जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो मैं भी उसी तरीके से किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के. ओके, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग्स है सिर्फ उसी लिविंग्स में क्या पाया जाता है? जीन्स पाए जाते, क्रोमोसोम्स पाए जाते, डीएनए पाया जाता है. ओके, कंसीडर. तो यहाँ पर जीनोम का रियल मतलब क्या निकालते हैं? तो इट इज मे बी जस्ट एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर वह हमारे जैसा हम एज ह्यूमन हो या अदरवाइज मंकी हो या अदरवाइज कोई काऊ बफेलोज या अदरवाइज माइक्रोब्स हो या अदरवाइज कोई ईस्ट है या फंगस है या कोई ऐसी बैक्टीरिया बोलेंगे या अदरवाइज कोई अलग अलग तरह के प्लांट्स हो. जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते उस अकेली बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रक्चराइज करने के लिए, बनाने के लिए, जन्म देने के लिए, उसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बनाने के लिए जो भी नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो अगर एक साथ जोड़ ले, कैलकुलेट कर ले तो उसे क्या कहा गया है? जीनोम कहा गया है. क्या कहा गया है? जीनोम कहा गया है. अंडरस्टूड? Maybe sometimes it is referred to the group of the haploid number of chromosomes, yes, or it is maybe the one set of chromosome. चलो हम अदर्स एनिमल्स या अदर्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में सोचना छोड़ देंगे, हम सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर से हमें जल्दी ही समझ में आ जाता है. तो जीनोम क्या होता है? जिसे हमने अभी क्या कहा? इट इज एन एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. एंटायर पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जीन से रिगार्डेड, फिर वो हमारा पूरा डीएनए हो, चाहे फिर वो क्रोमोसोम्स हो या क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स है वो सारे जितने भी कंप्लीटली जो एक मटेरियल बनेगा उसे कहा गया है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. या जिसमें हम बोलेंगे कि पूरी तरीके से ईच एंड एवरी जीन अगर एक साथ बना के ग्रुप बना ले, मटेरियल करके रेफर करे तो उसे नाम क्या देंगे? एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. सो मे बी एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग बीइंग, किसी एक का. चलो इतना भी डेफिनेशन में काफ़ी है. व्हाट इज द जीनोम? इट इज एन एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टू बी द जीनोम. ओके, अब इसे थोड़ा सा और दूसरी तरीके से अगर समझना है तो हमें इतना पता है कि किसी लिविंग बीइंग को जन्म देने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई होते हैं तो हैप्लॉइड सेट होते हैं, बराबर है, जिसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है. किसका? मे बी हैव एन रिगार्डिंग टू सेक्स एज द मेल जेनेटिक कैरेक्टर वाला. सपोज बात करते हैं वुमन की तो वाई क्रोमोसोम, और मे बी फीमेल जेनेटिक कैरेक्टर तो मे भी बात करते हैं
तो सिर्फ वहाँ कौन आएगा, एक्स क्रोमोसोम, राइट। फिर तो बचे कुचे जो क्रोमोसोम्स है 22 क्रोमोसोम्स वो तो सिमिलर होते, मे बी रिगार्डिंग टू मेल और अदरवाइज रिगार्डिंग टू फीमेल। सिर्फ एक ही ऐसा क्रोमोसोम होता है जो दोनों को उस वुमन, इस कॉमन ऑर्गेनिज्म को सेक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए, सेक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बस कुछ ही ऐसे जीन्स या एक ही ऐसे क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसे टॉप टू बॉटम कैरेक्टराइज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अगर होता है तो वो कौन होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हम किसे मानते हैं 46 हाफ है ना 23 क्रोमोसोम्स, 46 हाफ है ना 23 chromosomes, 23 from coming as the male which is responsible for the give birth to any new living organism, only 23, not all the 46, बराबर है। पूरे 46 नहीं आते, कितने आते हैं 23 from male, otherwise may be regarding to it is an work in a pair, but it is regarding to work in a pair, hence it is coming the another set from the female, but also the haploid set only 23, बराबर है। अगर किसी को जन्म देना होता है तो पेयर में जीन्स काम करती है, पेयर में एलिक्स पेयर में काम करती है, एलिक पेयर से कोई कैरेक्टर जन्म लेता है। इस वजह से सिर्फ 23 किससे आते हैं, मेल से, 23 किससे आते हैं, फीमेल से। पर मोस्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का कंसिडर करना, अंडरस्टूड करना है तो किससे करेंगे, अ सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिगार्डिंग टू वुमन इज ओनली 23 क्रोमोसोम। श्योर। सो व्हाट इज द जीनोम, शॉर्टली एज, कैसे जल्दी क्विकली हम कैसे अंडरस्टूड करेंगे, एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टू बी द जीनोम। ओके, अब जीनोम है, जीनोम में वो पूरे जीन्स है जिसकी वजह से कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकता है, बॉर्न हो सकता है। उसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी वजह से आती है, उन्हीं जीन्स की वजह से आती है जो किसमें काउंट किए गए, कंक्लूडिवली अ वर्ड इज द जीनोम, राइट। अब जीनोम की स्टडी करना है, सो कॉल्ड एज टू बी द जीनोमिक्स, फिर उसे हम क्या नाम देंगे, जीनोमिक्स नाम देंगे। सो व्हाट इज द जीनोमिक्स, मे बी इट इज एन स्टडी, इट इज एन स्टडी ऑफ व्हाट, of maybe the analysis, maybe as regarding to the structure, maybe regarding to structure as analysis, then sequencing of an nitrogenous bases, base pairing, sequencing of an nitrogenous bases or the base pairing, and then mapping of the genes, and then mapping of the genes is known as to be what, a genomics। okay, अब जीन्स है, मैपिंग हो गया, सीक्वेंस भी पता कर लिए, सीक्वेंस से कोई एक जीन जन्म ले रहा है, मे भी हमने कहा है कि उसकी एनालिसिस यानी वो क्या कर सकता है, ये हमने डाटाबेस जान लिए, पर क्या करने के बाद वो एक्चुअल क्या देता है, यानी फंक्शनल रोल देता है। कौन सा फंक्शनल रोल देता है, कौन से जीन्स आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से जीन्स हमारे हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मे बी कौन से जीन्स कौन सा फंक्शन दे रहा है, कौन सा जीन प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है, कौन से जीन्स कार्बोहाइड्रेट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, राइट, यानी रिगार्डिंग टू फंक्शन। तो अगर एक साथ इसका डेफिनेशन बनाना है तो शॉर्टली हम जीनोमिक्स का डेफिनेशन क्या करेंगे, इट इज एन अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच कैन बी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस, then sequences of an base pairs, mapping of the genes, also as well as the functions of an gene sequences. Functions of an gene sequences is known as genomics. Is known as genomics. क्या है genomics? It is an branch of science which deals with the study of, बराबर है, स्टडी करना है किसकी, शॉर्टली आप क्या बोल सकते हो, फिर से स्टडी ऑफ जीन्स बोल सकते हो। लेकिन जीन्स की स्टडी करना मतलब एक्चुअली जीन्स के बारे में क्या क्या करना, एनालिसिस करना कि वो क्या कर सकता है, इसको कहते हैं एनालिसिस, डाटा बना लेना माइंड में, एनालिसिस करना। फिर उसके बाद बोलता है जीन्स जब बनता है तो जीन्स अपनी कौन सी नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग में अपनी सीक्वेंसेस तय करता है, राइट। तो सबसे पहले तो कौन सी जीन्स की सीक्वेंसेस बेस पेयर का है वो भी तय करना, स्टडी करना। ओके, उसके बाद मैपिंग, यानी अगर आइस के लिए कोई जीन्स है, ग्रुप ऑफ जीन्स है, ऑपेरॉन काम कर रही है, उसका एक मैप है। अभी हमने लैक ऑपेरॉन पढ़े, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज लाना है, पर इनडायरेक्टली लैक्टोज से लाना है, तो एक अपनी मैपिंग करता है, किस तरह की मैपिंग करता है, डीएनए
स्ट्रैंड पर, डीएनए टेम्पलेट पर पहले पीआई, देन आई, देन प्रमोटर, देन ऑपरेटर, देन स्ट्रक्चरल जीन्स। मैपिंग हो गई। अगर ऐसा नहीं होता, उल्टा पुल्टा होता, पहले स्ट्रक्चरल जीन्स होते और बाद में प्रमोटर होता, तो क्या इट इज मे बी पॉसिबल टू वर्क इन अ सीक्वेंसेस? ये पॉसिबल नहीं है कि सीक्वेंस में वो काम करता। स्ट्रक्चरल जीन को प्रमोट करने के लिए पहले कौन चाहिए? प्रमोटर चाहिए, यानी एक प्रॉपर मैपिंग चाहिए, बराबर है, अरेंजमेंट, मैपिंग दैट इज अरेंजमेंट चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ की कोई मैपिंग है, अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट की हमें स्टडी करना है। ओके, चलो, हमने कहा एनालिसिस यानी वो क्या कर सकते, वो भी देख लिए। फिर हमने कहा कि वो जीन बनता है तो किस सीक्वेंस में अपनी नाइट्रोजन बेस पेयर को जोड़ता है, वो भी देख लिए। फिर हमने कहा कि ये जीन्स जब नाइट्रोजन बेस पेयर को अरेंज करते हुए पहला जीन कौन सा, दूसरा जीन कौन सा, तीसरा जीन कौन सा, इसकी मैपिंग तय करते, तो उस मैपिंग की स्टडी कर लिए। अब ये जीन्स कौन से एक्चुअल फंक्शनल रोल प्ले करेंगे, वो भी कैसे? नाइट्रोजिनस बेस पेयर सीक्वेंसेस से या जीन सीक्वेंसेस, बराबर है। पी आई है तो क्या करने वाला है ये? आई रेगुलेटरी जीन और प्रिपरेशन जीन को, पी प्रमोट करने वाला। फिर पहली हो गई। दूसरी सीक्वेंस में कौन है लैगोपेर 1 में? आई दैट इज रिप्रेशर जीन और रेगुलेटरी। ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, हम उसका वेल नोन कर रहे हैं कि उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस के अनुसार वो कौन सा रोल प्ले करने वाला है। And we know that the functions of an every gene which are present in a sequences, ठीक है। mRNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, इस प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया? रिप्रेशर प्रोटीन। चलो, साइमल्टेनियसली क्रिया हो ही रही है, तो तीसरी जीन कौन सी थी? प्रमोटर, प्रमोट करने वाला। चौथी सीक्वेंस कौन सी? ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, राइट। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस में जो है जीन्स, उन जीन्स की सीक्वेंस में कौन से फंक्शंस कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, स्टडी कर रहे हैं। तो दैट इज मे बी कॉल्ड एज टू बी द जीनोमिक्स। उसे क्या नाम देंगे हम? जीनोमिक्स। तो व्हाट इज द जीनोमिक्स? इट इज एन अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of what? Analysis, then sequence of the base pairs, then maybe mapping of the genes with regards to the functions of the gene sequences is known as to be the genomics. Sure. शॉर्टली अगर हमें कंसिडर करना है तो जीनोम का मतलब स्टडी ऑफ द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द जीनोमिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस, सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर्स, देन मैपिंग ऑफ द जीन्स एंड रिगार्ड्स विद द फंक्शन ऑफ द जीन सीक्वेंसेस इज नोन एज जीनोमिक्स। श्योर? ओके, चलो नेक्स्ट वन। बिल्कुल इसी से रिगार्डेड अभी हमने कहा है कि एनालिसिस, sequences of base pairs and considered as to be there regarding to the just a mapping, बराबर है। ये पार्ट अलग कर दिया उसने, और फंक्शंस, कौन सी जीन सिर्फ कौन सा फंक्शन करती है, इस पार्ट को अलग कर दिया। यानी इसी स्टडी को दो पार्ट ऑफ स्टडी में बांट दिया। किसमें बांट दिया? दो पार्ट ऑफ स्टडी में। सो फ्रॉम दैट there may be evolved as to be the branches of the genomics. There are evolved as to be the branches of the genomics. यानी genomics में कितनी ब्रांच इवॉल्व की गई? There are 2 branch. कौन सी? Structural genomics and the functional genomics. Okay. अब अभी मैंने जो दो पार्ट अलग किए, बस उसी को हमें यहाँ बताना। Structural genomics. Okay. So it is the deals with the study of analysis, sequences of the nitrogenous base pairing and mapping of genes. Mapping of genes. ये सारा क्या हुआ? रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसकी रचना कैसे बनती है, तो उसकी रचना कैसे बनती है, इसके बारे में एनालिसिस करना, मालूमात हासिल करना। फिर उनकी नाइट्रोजनस बेस पेयर कैसे, कौन से सीक्वेंस में कौन होंगे, एटीसीजी होंगे कि AATT GG CC, एटीसीजी होगा, ये उसके नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है? मैपिंग। ओके, अगर ऐसे जीन्स अरेंज हो रहे तो उसकी मैपिंग कौन सी? क्या पीआई वाली पहली या आई वाली पहली, या प्रमोटर पहले या ऑपरेटर पहले, या स्ट्रक्चरल जीन पहले कि लेटरॉन? तो इस तरीके से क्या होगा? मैपिंग। यानी कि किसके बारे में हो गया? ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, राइट। उसको एक पार्ट में जीनोमिक्स का एक ब्रांच करके अलग कर दिया, उसे क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। अब बचा कौन सा पार्ट है?
functions of the gene sequences, right, is known as to be the functional genomics. चलो, what are the structural genomics? It is an फिर से हम बोल सकते हैं, it is an branch of the science which deals with the study of analysis sequences of nitrogenous bases या base pairings and the mapping of the genes is known as to be the structural genomics. चलो, दूसरा क्या है? Functional genomics. That is, it is a branch of the science which deals with the study of क्या? Which deals with the study of functions regards to the gene sequences is known as to be the functional genomics. चलो, अभी हमने कहा it is a branch of science, right? लेकिन अगर एक्चुअल बात अगर रेफर करते हैं तो इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी. फिर ये बायोटेक्नोलॉजी किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का. यानी हम कितनी तरफ से इसे रेफर करें? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. चलो, इट इज एन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अदरवाइज इट इज एन अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कंसीडर्ड. यानी जब भी अगर हमें देखना है, देना है, समझना है, लिखना है, तो हम अपनी बेस पर लिख सकते हैं. इट इज एन अ पार्ट ऑफ साइंस. ये साइंस ही है हमारे लिए. कुछ नया इवॉल्व, जो भी कुछ नया पढ़ते, कुछ इवॉल्व होता है, कुछ डिस्कवरी करते, तो इट इज एन अ साइंस कहलाया जाता है. तो ये भी तो साइंस है, तो सीधा हम बोलेंगे ब्रांच ऑफ साइंस. अदरवाइज किसमें पढ़ रहे हैं? अंडर द बायोलॉजी, तो इट इज एन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. फिर बायोलॉजी के अंदर हम एक्चुअली कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स का, राइट. तो जेनेटिक्स किस में आता है? बायोटेक्नोलॉजी. यानी बायोस के ऊपर जो एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी अप्लाई करने वाले हैं, उसके तहत हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं. तो उसे एक खास तरह का ब्रांच नाम दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी. तो इट इज़ एन अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यानी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोले या ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोले या ब्रांच ऑफ साइंस. श्योर? ओके. चलो, इतना पार्ट समझ में आ गया. आगे क्या है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्या बोलेंगे, जैसे इफिशिएंट पार्ट है. मोस्ट ऑफ टाइम ये पार्ट पूछा ही जाता है. कभी 1 मार्क के लिए, कभी 2 मार्क के लिए, तो कभी 3 मार्क के लिए. 1 मार्क के लिए तो सिर्फ 2 एप्लीकेशंस दो, 2 मार्क के लिए तो 4 एप्लीकेशंस दो, 3 मार्क के लिए है तो 6 एप्लीकेशंस दो. अदरवाइज पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि उसने जो पेपर की सेटिंग की है उसकी टाइमिंग के अनुसार उसने एक डाटा बनाया, एक आंसर शीट बनाया, तो उस आंसर शीट के अनुसार कौन सी क्वेश्चंस को कितना समय देना है. क्या अगर सारे क्वेश्चंस टाइमिंग के हिसाब से सेट हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टाइमिंग के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है? 1 मार्क ले ओनली गिव वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द जीनोमिक्स, ओनली गिव द 2 applications of genomics, only give the 3 applications of the genomics. 2 marks, 3 marks. समझ में आ गया? यानी डिपेंड करता है, ओनली 1 बोला है, ओनली 2 बोला है, ओनली 3 बोला है, और मार्किंग वो देगा. अदरवाइज कॉमनली हमें इतना पता है कि 1 मार्क के लिए कम से कम हम लोग एक तो डेफिनेशन या अदरवाइज 2 पॉइंट तो देते हैं. 2 मार्क के लिए तो कम से कम हम कितने एप्लीकेशंस, कितने पॉइंट देंगे? 4. 3 मार्क के लिए तो कितने एप्लीकेशन से कितने पॉइंट्स लिखते हैं? 6. कंसीडर. यानी डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में क्या आया है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और मार्किंग कौन सी क्वेश्चन को कितनी दी है अकॉर्डिंग टू मार्किंग. चलो, एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि जीनोमिक्स हमने पढ़ ली है. जीनोमिक्स में कई सारी अलग अलग तरीके से जीन्स की हमने स्टडी कर ली है. जीन्स की एनालिसिस कर लिए. जीन्स में नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग कौन सी, उसकी स्टडी कर लिए. जीन्स एक खास तरह की नकाशा, अरेंजमेंट, मैपिंग करता है. किसके लिए कौन सी मैपिंग करता है वो पढ़ लिए. वो कौन सा फंक्शन, कौन सा जीन कौन सा फंक्शन करता है वो भी पढ़ लिए. अब पढ़े तो क्यों पढ़े? Why? What is the significance? What is the benefits? और where we have to apply such a knowledge? कि ये जो नॉलेज हमने जीनोमिक्स में हासिल किया है, ये कहाँ अप्लाई करेंगे? दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस ऑफ द जीनोमिक्स. या इसके सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, या इसके क्या बोल सकते हैं? एज द बेनिफिट्स बोल सकते हैं. ठीक है. अगर हमने जीनोमिक्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली है, कुछ स्टडी कर लिया है, तो मे भी आप उसे कहाँ अप्लाई करेंगे? तो मे भी कहा जाता है इट मे बी अप्लाइड इन अ जस्ट रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चरल genomics or just regarding to functional genomics in a various branches or various fields
as like as the improvement of the crops, improvement of an genes of an animals, improvement of an to derived at the various types of products, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी दोनों। अगर जीनोमिक्स हम स्टडी कर चुके तो इन दोनों से जो भी हमें नॉलेज मिला है, जो भी हमें इससे बेनिफिट मिल रहा है, उसे हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो कौन कौन से अलग अलग फील्ड में? क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हमने कहा था कि कोई एक क्रॉप वैरायटी है, उसी की तरह एक दूसरी क्रॉप वैरायटी है। एक क्रॉप वैरायटी में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, दूसरी क्रॉप वैरायटी में उससे भी बेटर क्वालिटीज़ है। तो दोनों की अगर बेटर क्वालिटीज़ एक साथ जोड़ना है तो दोनों के बेटर क्वालिटीज़ वाले जीन्स क्या करने पड़ेंगे? एक साथ हमें इनोकुलेट करने पड़ेंगे, एक साथ हमें हाइब्रिड करने पड़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन याद है? तो बिल्कुल उसी बेस पर जीनोमिक्स भी हमें वही देता है कि वी हैव टू अप्लाई एज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, यानी पुराने वाली जो क्रॉप थी उसे नई इम्प्रूवमेंट देना है, नए सिरे में नए क्वालिटी में बदलना है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, मोर एंड मोर प्रोडक्ट के साथ, मोर एंड मोर प्रोडक्ट के साथ बेटर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ फूड अगर लेना है तो मे बी इट इज़ अप्लाइड एज टू बी द जीनोमिक्स। चलो फिर हमने कहा है उसी पॉइंट में हमने कहा है मे बी इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स है उनको इम्प्रूव करना है या उन्हें बदलना है। कैसे एनिमल्स? कुछ ऐसे एनिमल्स जो हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी देते हैं। ठीक है, चलो एक सोचते हैं कि इकोनॉमी वाला एनिमल अगर कोई है तो दूध से रिगार्ड करते हैं, मिल्क से, राइट? तो मिल्क के लिए कौन इस्तेमाल की जाती है? मोस्टली काउज एंड बफेलोज। ओके, हमारी जो परंपरागत पीढ़ी जात यानी ओल्ड वन वैरायटी ऑफ काऊ या बफेलो है, वो काऊ और बफेलो क्या देती है? एक स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ मिल्क देती है, एक स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ मिल्क देती है। कंसीडर करते हैं कि चलो 4-5-6 लीटर दूध देती है, बराबर है। पर हमें अकॉर्डिंग टू नीड अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। आपने सुना है जर्सी गाय करके? फॉरेन ब्रीड है। हम फॉरेन ब्रीड क्यों बोलते हैं? तो हमारी जो देसी ब्रीड है वो कुछ ऐसे फॉरेन की जो मिल्क एनिमल्स यानी दूध देने वाले एनिमल्स, उनमें जो जीन्स पाए गए वो इतने स्ट्रॉन्ग जीन्स है कि यही जो हमारी 4-5-6 लीटर जो दूध देती है एक समय में, वो अगर उसमें इस तरीके से उन एनिमल्स को इम्प्रूव कर दे थ्रू द जीनोमिक्स, उनके जो बेटर क्वालिटी वाले जीन्स जो है अगर इनमें इनोकुलेट कर दे तो मे बी इनमें बायोटेक्नोलॉजिकली अगर हाइब्रिड कर दे तो यही हमारी जो काउज है जो सिर्फ कितना दूध देती थी? 4-5-6 लीटर, अब वो 10 और 12 लीटर देना शुरू कर देगी। तो इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन सारी चीज़ की नीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो हम जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी नीड कंप्लीट कर सकते, फुलफिल कर सकते हैं। कंसीडर। चलो फिर हमने कहा है तीसरा एग्जाम्पल उसी में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और कुछ ऐसी जीनोमिक्स की एप्लीकेशंस है जिससे हम क्या करेंगे? जिससे हम अलग अलग फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे। यानी कुछ ऐसी डिसीज़ और डिसऑर्डर्स है जैसे कैंसर। कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है? जीन्स जिम्मेदार। कौन है? हमारे जीन्स। ठीक है, हाँ, ओंकोजीन्स कहते हैं, यानी हमारी ही शरीर की कुछ सेल्स अचानक से बदल जाती है और नए जीनोम के साथ जन्म लेती है। वो नया जीनोम जो हमारे शरीर में एक नए टाइप की सेल्स को जन्म देता है जिससे मालिग्नेंट ट्यूमर यानी गुठलियाँ बनाता है, गांठ बनाता है और धीरे धीरे उनसे पॉइजनस सिक्रीशन करके जिस पार्ट में नई टाइप की जीन से नई सेल्स जन्म ले रही है उस पार्ट को सड़ाना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है। उसके जो फंक्शंस है वो एबनॉर्मल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैनिक होना या जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होना या हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो नॉर्मल फंक्शंस साइमल्टेनियसली एबनॉर्मल पर चले जाना, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन आउट नहीं करना, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सही तरीके से रेजिस्ट नहीं करना। अंडरस्टूड? तो उस समय में अगर जिसे बोलते हैं थेरापेटिक यूज़, थेरापेटिक यानी जीन थेरापी,
अगर कोई जीन थेरेपी अप्लाई करना है तो थ्रू द जीनोमिक्स हम जीन्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन जीन से जो इनकरेक्टेड वाले जीन्स है, जो एबनॉर्मल जीन्स है, उन एबनॉर्मल जीन्स को हम डिलीट कर सकते हैं। कंसीडर मे बी। अब हमने इससे रिगार्डिंग और एक एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं, इट मे बी यूज्ड एज टू बी द सम ऑफ द थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स कौन से? थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। चलो, आपको याद है इंसुलिन प्रोडक्शन? याद है? हाँ? कैसे बनाया गया था इंसुलिन प्रोडक्शन? हमने कहा था ह्यूमन में ऐसी एक जीन है जो क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स है। वो अल्फा सेल्स एक खास तरह की जीन्स कैरी करती है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट? अब ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स है हमारे अगर बॉडी से मे बी एक बार निकालेंगे, बार बार तो नहीं निकाल सकते, राइट? एक बार निकालेंगे। एक बार निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री जीन करके, यानी उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, उनकी नकल बनाएंगे। पीसीआर याद है आपको? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उससे क्या करते हैं? उसकी नकल बनाते हैं, यानी उस जीन की कई सारी डबलिंग कॉपीज बनाते हैं जेरोक्स की तरह। ओके, यानी रेप्लिकेशन जिसे हमने पढ़ा है कि एक जीन, एक डीएनए क्या कर लेता है? अपनी डॉटर डीएनए उसके जैसा ही डॉटर डीएनए बनाता है। तो उस मशीन में आर्टिफिशियली, जिसे पीसीआर मशीन बोलते हैं, उसमें पीसीआर टेक्निक से ऐसी एक जीन की कई कॉपीज बनाते हैं और ये कॉपीज फिर ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देते हैं। अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला अगर जीन है तो मे बी इस ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर हमने ये जीन डाल दिया तो क्या करेगा? वो उसी तरीके से जो जीन जो प्रोडक्ट देता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो इंसुलिन बनाएगा, राइट? तो ऐसे हम लोग एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन जीन पहले किससे डिराइव करना है? ह्यूमन से। या इज इक्वल टू वो एनिमल जिस एनिमल में इंसुलिन प्रोड्यूस इज इक्वल टू इंसुलिन में भी तो ह्यूमन में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है इज इक्वल टू जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो एनिमल है उससे ये जीन निकालेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे? इन जस्ट स्मॉलेस्ट एज द लिविंग बींग्स, ई कोलाई बैक्टीरिया, अदरवाइज सम ऑफ द अनादर ईस्ट फंगस, या कुछ ऐसे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हम इजीली कल्चर कर सकते हैं, इजीली उनसे इंसुलिन डिराइव कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं एंड मे बी सोल्ड इनटू द मार्केट। क्यों मार्केट में सोल्ड करेंगे? क्यों मैंने कहा कि थेराप्यूटिक प्रोडक्ट? थेराप्यूटिक, थेरेपी दैट इज एप्लीकेशन, अप्लाई, ट्रीटमेंट। थेरेपी ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट के तहत प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट? सपोज टू बी हमने अभी अभी क्या बनाया? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? क्या करता है? याद है आपको? इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड से ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। डायबिटीज सुना है आपने? बहुत से ऐसे पर्सन्स है जो किससे सफ़र करते हैं? डायबिटीज़। कॉमनली हम लोग क्या होते हैं? शुगर की बीमारी है, शुगर है उस पर्सन को, मतलब उसे क्या है? डायबिटीज़ है। क्यों? तो उसकी बॉडी में, उसके बॉडी का जो एक प्रॉपर पैंक्रियाज की सेल्स का जो जीन है, जो इंसुलिन उसकी बॉडी में जितनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में बननी चाहिए उतना नहीं बना पाता, या अदरवाइज कमज़ोर है, एबनॉर्मल है, रिसेसिव है। आगे हम लोग रिसेसिव, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता। तो फिर क्या करते हैं? ऐसे पर्सन को इंसुलिन के सिरिंज, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। सुना है आपने? खाने के पहले इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, जिसकी वजह से मे बी उस खाने से ग्लूकोज सही मात्रा में ब्लड में उतरता है, सही मात्रा में सेल में पहुंचा दिया जाता है, और जिसकी वजह से बॉडी एनर्जाइज होती है, एनर्जेटिक होती है। कंसीडर, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंसुलिन जिम्मेदार है। अगर ऐसे पर्सन में इंसुलिन नहीं है तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? तो नेशनल लेवल पर क्या किया जाता है? थ्रू द जीनोमिक्स ऐसे ही कुछ एनिमल्स को इम्प्रूव किया जाता है, और ऐसे ही कुछ जीन्स उन एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया कोलाई या मे बी ईस्ट है या कोई ऐसे एनिमल है जो इजीली हमारी लेबोरेटरी में इजीली कल्चर मीडियम में कल्चर कर सकते हैं, उसका नंबरिंग हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उससे कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। कंसीडर दैट।
later on if we have to just apply as the gene therapy, apply as the gene therapy. हीमोफीलिया सुना है आपने, कलर ब्लाइंडनेस सुना है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीन जिम्मेदार है। अगर यही जीन अगर हम उसके शरीर से बदल दे तो क्या वो फिर से करेक्शन में आ सकता है, फिर से सही तरीके से नॉर्मल बॉडी में फंक्शन आउट कर सकता है? सो इट इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी, applications of the gene in abnormal placement to correct its own genetic constitution और जीनोम, उसका जो जीनोम इनकरेक्शन में है उसमें ये अगर जो इनकरेक्ट वाला जीन है उसे डिलीट करके उसे निकाल के करेक्टेड वाला जीन अप्लाई कर दे तो उसका जीनोम फिर से एक प्रॉपर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कैरी आउट कर सकता है। ओके, देन इट इज अप्लाइड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, इसमें एग्रीकल्चरल फील्ड, यस अभी हमने कहा ना क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में ऐसे कई तरह से बीटी कॉटन सुना है आपने, बायोटेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कॉटन में बी अप्लाइड एज वन हु ऑर्गेनिज्म जीन्स फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, BT, BT cotton, BT what? BT from just modified from the biotechnology, but BT Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis नाम का एक छोटा सा माइक्रोब है, उसके शरीर से कुछ खास तरीके के जीन्स निकाले जाते हैं और कॉटन की प्लांट में इनोकुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉटन का जो बॉल जन्म लेता है तो उस बॉल के ऊपर कुछ वर्म्स, इल्लियाँ अटैक करती है, कॉटन की जो क्वालिटी है उसे क्या कर देती है, मे बी ड्रॉप डाउन कर देती है, क्वालिटी डिसक्वालीफाई कर देती है, उसकी क्वालिटी इन्फेरियर कर देती है। तो उस समय में अचानक से अगर हम इस तरीके का एक फॉलोड तरीका अपनाते हैं थ्रू द जीनोमिक्स कि बैसिलस thuringiensis से जीन निकालना, ये जीन उसमें कॉटन की प्लांट में इनोकुलेट करना, जिस वजह से ये जीन्स क्या करते हैं, एक खास तरह का प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक खास तरह का प्रोटीन बनाते हैं, जो कि प्रोटीन कॉटन के लिए यूजफुल होता है। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट या वर्म उसके शरीर में, उस प्लांट में आ जाता है, उसके बॉल को खाने आ जाता है और इस प्रोटीन को अगर वो खा लेता है तो वही किल हो जाता है, उसके लिए हार्मफुल होता है। यानी यहाँ पर ना कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी पड़ी, ना कोई पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइज़र जिसकी वजह से उन वर्म्स को मारना है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट फार्मर को करना नहीं पड़ा, यानी खुद ब खुद ही इसी अपनी ओन क्वालिफाई ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप से, यानी ये क्रॉप को हमने अगर जीन थेरेपी से इम्प्रूव किया है तो इसी इम्प्रूवमेंट से उसी प्लांट ने अपने जो एनिमीज थे, उसके जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो वर्म्स हैं, इंसेक्ट थे, उसे वो क्या करता है, ओन किल करता है। कंसीडर तो इन दिस वे वी हैव टू अप्लाई एज सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एनाजीनोमिक्स। मे बी 4 एप्लीकेशन 2 मार्क के लिए और 6 एप्लीकेशन मे बी 3 मार्क्स। चलो एक छोटा सा इशू है, HGP लॉन्ग फॉर्म इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कहा जाता है कि मेरे US डिपार्टमेंट ने सोच लिया कि हम लोग इतनी सारी एनिमल्स पर अलग अलग तरीके से कई सारे एक्सपेरिमेंट करते, बराबर है, तो इतना बड़ा अगर ह्यूमन जन्म लेता है, इतने बड़े ह्यूमन में इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, इतनी कॉम्प्लेक्टिव कैरेक्टर्स है, इतने सारे फीचर्स है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसेस उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, तो उनके लिए एक्चुअली हाउ मच नंबर ऑफ द जीन्स आर टू बी प्रेजेंट, यस कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। तो ये जिम्मेदारी किसने ली है? मे बी US डिपार्टमेंट की, किसने? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, US डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने, जिसे कहा जाता है इट मे बी एज द एनर्जी एंड द केमिकल ब्रांच। ये उसकी एनर्जी और केमिकल ब्रांच थी, उनके कुछ साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट ने जिम्मेदारी उठाई कि वो ह्यूमन पर ऐसी एक प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड करेगा, ऐसी एक प्रोजेक्ट निकालेगा जिस प्रोजेक्ट में वो रिगार्डिंग टू जीनोम ऑफ द ह्यूमन का एक्चुअल जीनोम क्या है, ह्यूमन में एक्चुअल हाउ मच नंबर ऑफ द जीन्स है, हाउ मच नंबर ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग्स है, और वो क्या रोल प्ले करते, कैसा फंक्शन आउट करते, किस तरीके से, क्या क्या उन जीन्स से किस तरह का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देते, कौन सा उनकी बॉडी में प्रोडक्ट देते, आइज के लिए कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, हेयर्स के लिए कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर हेयर्स के लिए कौन से प्रोटीन बनाता है, कौन से एंजाइम
enzyme to another, so and so and so and. Okay, but just shortly we have to study for as only 1 mark or maybe the 2 marks. तो maybe ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट है, इसने कई सारी कंट्री की में भी जिसे हम बोलते हैं कि एक खास तरह की रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत कई सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया, जिसमें कहा जाता है कि मे बी 30 to 35 countries which are to be participated in such a project. कि सिर्फ यूएस डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट नहीं थे, तो दुनिया से जो भी 30-35 देश थे जो अच्छी खासी इकोनॉमी में और वेल टेक्निकली प्रिपेयर्ड थे, यानी जिसमें साइंस की टेक्नोलॉजी अच्छी थी, जिनकी देश में अच्छे बड़े बड़े तज्ञ साइंटिस्ट थे, उन कंट्रीज़ को इसने इनवाइट किया। और में भी कहा जाता है सच ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच आर कंप्लीटेड इन नियरली 13 to 15 ईयर्स, 13 से 15 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। तो कहा जाता है कि इसमें जस्ट स्टार्ट इन 1990s एंड कंप्लीटेड इन द 2003। कब शुरू किया गया? 1990s में, और कब कंप्लीट किया गया? 2003। ओके, तो मे बी एम ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या होगा, क्या उद्देश्य था? तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले जो भी मे बी डिराइव्ड इंफॉर्मेशन है विच आर टू बी यूज टू द industries which are to be followed as the therapeutic product or may be used as to be the therapeutic treatment. यानी कई अजीबोगरीब डिसीज़ पर अगर कोई ट्रीटमेंट करने वाली इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रीटमेंट करने वाली डिपार्टमेंट है, तो उसे अगर हम इस एचजीपी से जो भी इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो अगर उन्हें दे तो इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस एचजीपी से जो भी इंफॉर्मेशन हासिल होनी है वो अगर हम ऐसी डिपार्टमेंट को जो डिपार्टमेंट नए नए इस जीन से प्रोडक्ट लेंगे और उन प्रोडक्ट से हमारे ह्यूमन को जो भी डिसऑर्डर या जो भी एबनॉर्मलिटीज़ उनकी बॉडी में आती है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए सही रहेंगे। तो अभी एक प्रोडक्ट हमने कौन सा पढ़ा है? इंसुलिन। ओके, इट इज़ एन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये इंसुलिन मार्केट में इजीली अवेलेबल कर दो तो कोई भी शुगर पेशेंट उसे मार्केट से खरीद सकता है, इजीली ट्रीटमेंट कर सकता है। सो लाइक दैट ऑल्सो मे बी कहा जाता है कि इट मे बी बेस्ड ऑन फर्स्ट एनालिसिस रिगार्डिंग टू ह्यूमन जीनोम, मे बी ऑल्सो इट इज एन सीक्वेंसेस ऑफ द बेस पेयर फाउंड इन ह्यूमन जीनोम, मे बी इट इज एन व्हाट आर द मैपिंग ऑफ द जीन्स इन ह्यूमन, ऑल्सो मे बी व्हाट आर द फंक्शंस कैरीड बाय द ह्यूमन जीन। कि इसने दूसरा एम क्या था कि इसने सबसे पहले ढूंढा कि जीन्स कौन सी एनालिसिस बेस काम करते हैं, कौन सी जीन्स कौन से काम कर सकते हैं, डाटा ढूंढा। फिर उसने ये जीन्स कौन सी ह्यूमन की जीन्स कौन सी नाइट्रोजिनस सीक्वेंसेस में हो सकते हैं, फिर मे बी ये जीन्स कैसे अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। लैक ऑपरेरॉन ह्यूमन का था क्या? किसका था? बैक्टीरिया का था। किसका था? बैक्टीरिया का था। तो ऐसे ही तो कुछ ऑपरेरॉन्स किसमें हो सकते हैं? ह्यूमन में भी तो हो सकते हैं, राइट। ओके, फिर ये जीन्स ये ऑपरेरॉन कौन सा फंक्शन कैरी आउट करते हैं वो, चलो दूसरा हो गया है। तीसरा है, कम से कम 4 है पता होने चाहिए। तीसरा है इट मे बी सिंथेसाइज टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर इजीली वर्क और मे बी रिलायबली वर्क ऑन अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम इतना बड़ा ह्यूमन पर प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड करने जा रहे तो उस समय में हमें उनके इन जीनोम पर कोई कार्य करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कुछ शस्त्र तो ढूंढना पड़ेंगी, कुछ टेक्निक्स तो ढूंढनी पड़ेंगी कि उन टेक्निक से ही हम ह्यूमन जीनोम को जान पाएंगे, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से, टूल से हम उसे डिराइव कर पाएंगे, राइट। ये भी उनका उद्देश्य था। मे बी नेक्स्ट वन इट इज मे बी शोन अस some of the information regarding to improvement in a various fields। ये अलग अलग फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनसे एचजीपी से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बेसिकली किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस अलग अलग फील्ड्स को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, वो एक उसने उद्देश्य रखा है। वो उसने उसके बारे में पहले जिसे बोलेंगे कि एक तरह का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना दिया, ढांचा बना दिया। तो इट इज मे बी द एम ऑफ व्हाट एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अपने पहले कुछ उद्देश्य है। अगर हमें क्या करना यही पता नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे? कहाँ जाना है वो रास्ता ही पता नहीं है, क्या जा पाएंगे?
चलते जा रहे, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाके रुकना है, यही हमें पता नहीं है, तो हम क्या कोई भी किसी रास्ते से चले जाएंगे? कंसीडर, यानी पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। आप 12th कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, आपका कोई तो एम होगा, कोई तो एम हुआ। आप बायो कर रहे हो कि मैथ कर रहे हो, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हो? इंजीनियरिंग की तरफ जाना है कि मेडिकल की तरफ जाना है? प्लेन बीएससी करना है कि बायोटेक्नोलॉजी करना है? राइट, आपका कोई एम है? तो बिल्कुल उसी तरीके से एचजीपी का भी क्या था? एम ही था। ओके, व्हाट इज एचजीपी? व्हाट इज द एचजीपी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट which can be regard to give information is about the entire genetic constitution of an human is what? HGP. HGP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लेकिन ये क्या करने वाला था? कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करने वाला था, किसके बारे में? एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ह्यूमन का एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर है? ओके, अब हमने इसे क्या नॉलेज हासिल कर ली? ये नॉलेज हासिल कर लिए है। मे बी इट इज एन ग्रेट प्रोजेक्ट विच आर पुट फॉरवर्ड ऑन अ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम पर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट था इन विच इन्वॉल्व एज द नंबर ऑफ द कंट्रीज एंड विच कैन बी कैरीड द 13 to 15 years. So in those time period, know that there may be consideration 1 million nitrogenous base pairs are to be present in a human, in a complete body of an human. ह्यूमन में कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये पता चला? 1 मिलियन। कितने? 1 मिलियन। मे बी रिगार्डिंग टू 1 मिलियन, नो, देयर मे बी डाटा इज इंक्रीज एंड फाइनली नो दैट देयर मे बी 1 बिलियन। व्हाट इज इट? 1 बिलियन नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग्स आर टू बी फाउंड इन अ ह्यूमन। Later on, such nitrogenous base pairings, but conclusively 33,000 of genes which are present in a human, top to bottom. ह्यूमन में कितने जीन्स पाए गए? 33,000, 33,000। कितने जीन्स है हमारे बॉडी में? पूरे 33,000। और कितने नाइट्रोजनस बेसिस पेयरिंग हो सकते हैं? पहले तो धीरे धीरे डाटा कंक्लूड हुआ तो 1 मिलियन बोल दी, पर कंक्लूडिवली बाद में फुल ऑफ डाटा निकाला गया तो कितना हुआ? 1 मिलियन। 1 बिलियन कौन? नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग। और मे बी जीन्स कितने? 33,000। ओके, सॉरी, चलो ये हमें नॉलेज हासिल हुआ उसके बारे में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था एचजीपी का? कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। क्या बेनिफिट्स थे? बस यू ही पढ़ रहे थे? नो, देयर मे बी कैरिंग विद द हेल्प ऑफ information on about the HGP and may be applied into the various fields, various applications on improvement of an animals, improvement in and also maybe various types of plants, also maybe improvement regards to human as regards to medical industry, maybe also applied in gene therapy, therapeutic products as well as various treatments is about on a disease and disorder, जिसमें हम पढ़ चुके जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर उस जेनेटिक डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं? जीन से। तो अगर हम यहाँ पता कर चुके कि कौन सी जीन किस कार्य के लिए, किस फंक्शन के लिए, किस कैरेक्टर के लिए है, तो अगर वही जीन अगर एबनॉर्मल है और हमें वेल नोन है तो वही जीन हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? और उस पर्सन को फिर नॉर्मली कैरी ऑन करने के लिए, जीने के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट? तो मे बी लास्ट वन दिया है एचजीपी का एक बेनिफिट ये भी हुआ कि सिर्फ ह्यूमन पर ऐसी टेक्नोलॉजी टूल्स अप्लाई की, तो यही टूल्स और टेक्नोलॉजी जो एचजीपी में बनाई गई थी उसी से हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स को इम्प्रूव करने में, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स को इम्प्रूव करने में, वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को इम्प्रूव करने में, वेरियस टाइप्स ऑफ मे बी द स्मॉलेस्ट फंगस ईस्ट को इम्प्रूव करने में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसिडर, so here we have to study as today the genomics as well as the HGP. Okay, clear?